नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम अपनी पॉलिटी के PYQs की इस सीरीज़ में। आज हम आपके लिए 2017 के PYQs लेकर आए हैं और आपको बता दें कि इस PYQs के सभी आंसर वही होते हैं जो UPSC ने अपने आंसर की में रिलीज़ किए होते हैं। चलिए हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? हमारे ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी उस सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है, चाहे वह निर्वाचित हो या नामांकित। इसलिए हमारा कथन एक गलत हो जाता है। और इसके अलावा भारतीय संसद के इतिहास में अब तक लगभग 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं, अतः यह हाल ही में पहली बार नहीं हुआ है। इसलिए हमारा कथन दो भी गलत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव है, ऑप्शन बी अवरोधों का अभाव है, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या ऑप्शन डी विचारधारा का अभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान में समानता का मूल अर्थ समाज में किसी भी वर्ग या व्यक्ति के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्राप्त हों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ऑप्शन बी उद्योगों के संदर्भ में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या ऑप्शन डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। व्याख्या कुछ इस प्रकार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43A जोड़ा गया और यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह उद्योगों, उपक्रमों या अन्य संगठन के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ऑप्शन बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या ऑप्शन डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार जो हमारे राइट्स हैं वो मुख्य रूप से वो दावे होते हैं जो नागरिक राज्य की सत्ता के खिलाफ रखते हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की शक्ति निरंकुश न हो जाए और राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा में अनुचित हस्तक्षेप न कर सके। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है? पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ कर्तव्य प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्याख्या इस तरीके से की गई है कि संविधान का भाग 4
ए में अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए मूल कर्तव्यों को सीधे तौर पर लागू करने के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, इसलिए कथन एक गलत होता है। और साथ ही मूल कर्तव्य केवल नैतिक दायित्व है और ये सीधे तौर पर किसी कानूनी या विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए हमारा कथन 2 भी गलत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न इस तरीके से है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। व्याख्या इस प्रकार कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, हम सबसे पहले NCERT जितनी भी हैं, हम सबसे पहले उसमें उद्देशिका ही पढ़ते हैं और हमें याद करने के लिए भी कहा जाता है। तो जिसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की उल्लेखित है? 5 प्रकार की, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई भी उल्लेख नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न इस तरीके से है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनता है। ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। मैं वापस से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ऑप्शन बी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, ऑप्शन सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या ऑप्शन डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, जिसकी व्याख्या हमें इस तरीके से की गई है कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। जब जब साधारण नागरिक मतदान करते हैं, बहस करते हैं और निर्णय लेते हैं, तो उनमें राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना आती है, जो अंततः उनकी बुद्धि और चरित्र को विकसित और क्रियाशील बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी यह नीति की निरंतरता प्रदान करते हैं और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। या ऑप्शन डी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। सही आंसर है ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार बनती है कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार कार्यपालिका, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए सीधे तौर पर विधानमंडल विशेषकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है और यही अध्यक्ष प्रणाली से अलग और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच, यहाँ भी माफ़ी चाहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कर्तव्य लिखने में, तो कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ऑप्शन बी अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है, जिसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार बनती है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) में को भी समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उद्देशिका, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का दर्शन और सार है। बेरूबाड़ी यूनियन जो हमारा केस हुआ था 1960 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ठीक है, और यह उन महान आदर्शों और उद्देश्यों का दर्शन दर्शाती है जिन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? पहला स्थगन प्रस्ताव, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा अनुपूरक प्रश्न। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि संसद कार्यपालिका पर कई संसदीय उपकरणों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल में मंत्री सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के उत्तर के आधार पर पूछे जाते हैं और स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है, जो सरकार की जवाबदेही तय करता है। अतः तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ऑप्शन ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या ऑप्शन डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और उसका नाम देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी क्षेत्र का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा निर्वाचन में जीतने के लिए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा, संविधान के अनुसार अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 या ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली लागू है, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला जीतता है, चाहे वो 50% से कम ही क्यों ना हो। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होने की परंपरा 11वीं लोकसभा से बनी है। यह संविधान में अनिवार्य रूप से उपबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार पहला ऑप्शन ए मूल अधिकार है, दूसरा और यानी ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है या ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। चलिए आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब हम इसका सही आंसर गैस कर रहे हैं, सही आंसर जानते हैं कि क्या है। ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है। व्याख्या इस प्रकार से है कि भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में इसे संवैधानिक अधिकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव
कार्यक्रम तय करता है। तीसरा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दो बार लिखा गया है, तो माफी चाहती हूँ। ऑप्शन डी केवल 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी केवल 3, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि चुनाव चिन्ह आदेश यानी आरक्षण और आवंटन 1968 के अनुसार चुनाव आयोग दलों के विभाजन यानी विभाजन या विलय के विवाद सुलझाता है। कथन एक गलत है। चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ना कि 5 सदस्यीय। और कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम संघ का गृह मंत्रालय नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? ए विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यापान करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन सी न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। या ऑप्शन डी न्यायपालिका का समान का विभिन्न वादों के पूर्व दिए गए स्वयं के निर्णयों को पुनरीक्षण का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यापान करने का न्यायपालिका का अधिकार, जिसमें व्याख्या इस तरीके से की गई है इस प्रश्न की कि न्यायिक पुनरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कई शब्द दोबारा आ गए हैं, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और यदि ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका का इन्हें अवैध और शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? पहला, राज्य विधान सभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। माफी चाहते हैं, ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी, कई शब्द गलत छप चुके हैं, कई आधे शब्द छप चुके हैं, तो इसकी व्याख्या मैं खुद बोल दे रही हूँ, प्लीज आप उसी पर ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य मंत्रिपरिषद का हटाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, सिर्फ राज्य मंत्रिपरिषद का। ठीक है, लेकिन जो स्थानीय शासन होता है, ठीक है, उसका विघटन करना आवश्यक नहीं है और ना ही राज्य विधानसभा का विघटन करना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार के, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 4। तो व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है, जिसमें पहला, मानव दुर्व्यापार और बेगारी का निषेध किया गया है, और चौथा, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध है, और जो अन्य विकल्प हैं जो अस्पृश्यता का उन्मूलन, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से
उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है। ऑप्शन बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व बढ़ रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। या ऑप्शन डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि कैबिनेट सिस्टम में संसदीय लोकतंत्र का मूल कैबिनेट सिस्टम जो हमारा है वो संसदीय लोकतंत्र का मूलाधार है, जिसका मुख्य सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, वो जनता के लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद पूरी की पूरी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार सीधे जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर के अनुसार भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते या सहमति का परिणाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देश जो हमारा है वो एक अखंड इकाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसी तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बीच में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।